हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का वंस अगेन। सो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बोध, इसको हम या तो भावनात्मक समझ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है इंटेलिजेंट कोफिशिएंट, लाइक इंटेलिजेंस कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी बुद्धिमत्ता बेसिकली कई बार हम लोग बोल देते हैं कि कितना आप, मतलब अब जितना लोगों का आईक्यू ज़्यादा होता है वो उतना स्मार्ट होता है, अच्छा सोचता है। बट एक आईएएस के लिए उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होना भी अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होना भी अच्छी चीज़ नहीं है, और एवरेज भी होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वो सब उसके डिपेंड करता है किसके ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। कई बार कहा जाता है कि जिसका आईक्यू 100 होता है उसमें 80% ईक्यू होता है। ईक्यू मतलब ईआई होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, 20% ही आईक्यू होता है, बेसिकली कहा जाता है। बट वो सब कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली अगर बात करें तो भावनात्मक बोध मतलब भावनाओं को समझना। मैं दुखी हूँ, मेरे दुख से कोई समझे कि वो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल, मतलब अटैचमेंट हम कई बार बोल देते हैं ना। कई बार मैंने एग्जांपल अभी पिछले क्लास में दिया था कि कई बार कोई गुजर गया तो हम उसके दुख से कहते हैं कि हमें दुख है, बट उसको एक्चुअली में फील करना, वो सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने वहाँ पे, राइट। सो इन चीज़ों पे आने से पहले समझते हैं आईक्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है। कई बार ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे हमें कई बार निकालने के लिए भी दिया जाता है कि मेंटल एज ये है, क्रोनिकल एज ये है, तो आईक्यू लेवल निकालिए, ठीक है। देखो ये बेसिकली होता क्या है, इंटेलिजेंस कोफिशिएंट ये दिखाता है, जनरली ये वेरी करता है दोस्तों, लगभग 100 से 120 के बीच में जनरली जितना लोगों को होता है। बेसिकली जब आप ऐसे बीएड या बीटीसी करेंगे, राइट, जो बीएड वगैरह करते हैं ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन वगैरह में, राइट, तो उनको बेसिकली सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, क्योंकि टीचर को, बच्चों को पढ़ाना होता है। टीचर वो टीचिंग वाली बेसिकली जो जॉब वगैरह के लिए करते हैं लोग, राइट। तो उसमें ये सब पढ़ाया जाता है कि मेंटल एज क्या होता है, क्रोनिकल एज क्या होता है, बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें समझाई जाती हैं, ठीक है। तो आईक्यू इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज क्या होता है ये समझने से पहले समझते हैं क्रोनिकल एज क्या होता है। मान लेते हैं क्रोनिकल एज क्या है, मुझे आईक्यू निकालना है। तो क्रोनिकल एज होता है, जैसे मान लेता मेरी एज कितनी है, 20 साल, ठीक है, जो है नहीं, बट मान लेता मेरी एज कितनी है, 20 साल, तो उसको बोलते हैं क्रोनिकल एज। मतलब क्रोनिकल एज का मतलब बेसिकली है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप समझ जाओगे। आप ये आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ। मेंटल एज कैसे निकालते हैं? मेंटल एज के लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा, आप उसका क्या आंसर दोगे, उस बेसिस पे कैलकुलेट करके निकाली जाती है। अगर आपको अपना चेक करना हो तो मेंटल एज पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसका जवाब दीजिएगा। तो अगर मेंटल एज आपका 20 से ज़्यादा आ गया, मान लेते हैं 25 आ गया, ठीक है, इंटू 100। देखो अगर क्रोनिकल एज से मेंटल एज ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। लेकिन अगर क्रोनिकल एज से मेंटल एज कम आ गया, इसका मतलब क्या है, मंद बुद्धि इंसान या एवरेज टाइप में पर्सन है, ऐसा हो जाता है, राइट। तो अगर आप इसको निकालोगे तो 25 जा, ठीक है, 25 जा 100, राइट। तो ये हो जाएगा 25 × 25 125। तो आपका जो आईक्यू आ गया वो क्या आ गया, 125। मतलब लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है, 20 साल की एज में। अच्छा, इसका सिंपल सा और एक मतलब समझ आता हूँ आपको। कई बार हम सोचते होंगे ना कि बड़े हो गए लेकिन दिमाग कैसा है, बच्चों जैसा ही है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही है, बड़े हो गए लेकिन दिमाग हमारा क्या है, बच्चों जैसा है। तो बच्चों जैसा का मतलब क्या है यहाँ पे, बच्चों जैसा का मतलब ये है कि हो गए हो 20 साल के लेकिन काम कर रहे हो 10 साल के बच्चों की तरह, हरकतें कर रहे हो 10 साल के बच्चों की तरह। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, लड़का है 20 साल का, बात करता है एकदम बुढ़ों की तरह, एकदम मेच्योर 30 साल की एज के लोगों जैसी बातें करता है। तो वो क्या होता है, हो 20 साल के लेकिन बिहेव कैसा कर रहे हो, 25 साल के जैसे, 30 साल के जैसे। तो बस यही पे ये कैलकुलेट हम मैथ्स के भाषा से निकालते हैं। जनरली हम लोग किसी से बात करके बता देते हैं कि यार वो है तो एक्चुअली 20 साल का, बातें करता है 15 साल के बच्चे जैसा, या तो है तो ये 20 साल का, बातें करता है 40 साल के बच्चे जैसा, या 40 साल के इंसान जैसा। तो जब 40 साल के जैसे बात करेगा तो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, 15 साल के बच्चे की तरह बात करेगा तो उसका आईक्यू लेवल कम हो जाएगा। सेम यहीं पे ये है, ठीक है। तो मेंटल एज बेसिकली निकाली जाती है कि आपका मानसिक स्तर पे बेसिकली क्या है कि बुद्धि किस लेवल पे है। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस बने होते हैं, 10-12 क्वेश्चन का सेट होता है, उसका आप आंसर देंगे, उस बेसिस पे कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ये रूल होता है बेसिकली, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। तो आपको बाकी तो क्रोनिकल एज मिल जाएगा, आईक्यू निकालना होता है। कई बार क्या होता है कि आईक्यू दे देता है, पूछता है मेंटल एज बताइए, तो कुछ नहीं करना है। आईक्यू दिया रहेगा तो आईक्यू की जगह आईक्यू की वैल्यू रख देंगे, क्रोनिकल एज की वैल्यू रख देंगे, और मेंटल एज पूछेगा तो निकाल देंगे। कई बार आपको मेंटल एज दिया रहेगा, आईक्यू दे रहा है, जैसे देखो आईक्यू मान लेते कह दिया कि 100 है या 110 है,
तो IQ 110 दे दिया, मान लेते मेंटल एज दिया है कितना 20 दे दिया, ठीक है। उसके बाद बोला कि ये क्रोनिकल एज निकालो, तो CA लिख दिया मैंने, फिर इंटू क्या लिख दिया 100। अब क्या करोगे, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये कैसे आ जाएगा, जब इसको भेजोगे तो CA इधर आ जाएगा, ये इधर से आएगा, ये इसको नीचे वापस ले आओ, तो ये उधर क्या है 20 इंटू 100 बटे 110, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 200 बटे 11, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, मैंने रैंडम नंबर लिया था इसलिए नहीं आ रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कटेगा। मान लेते यहीं पे मैं 10 ले लेता तो आपका 20 ही आ जाता, ठीक है, बट ठीक है वो मैंने जस्ट समझाने के लिए लिया था, ठीक है। तो ये 20 बटे 11, इसको डिवाइड करोगे तो लगभग मुझे लग रहा है कोई 19 से 18 के आसपास आएगा। तो आप निकाल सकते हो कि उसकी क्रोनिकल एज कितनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि निकालने का, ठीक है। तो हमने समझा IQ कैसे निकालते हैं, IQ क्या होता है ये समझ लिया हमने, ठीक है। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि भावनात्मक बोध, कि किसी के भावनाओं की कितनी समझ रखते हो आप, कैसे समझ सकते हो, इसको बोलते हैं। अच्छा, ये 3 तरीके की होती हैं, पेरेंट्स में अलग तरीके होता है, एडल्ट में कुछ और होता है, चाइल्ड में कुछ और होता है। जैसे पेरेंट्स की बात करें तो आप देखोगे माँ बाप का IQ होता है, लेकिन किसके लिए होता है, बेसिकली केयर। वो लोग बच्चों के केयर के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। बच्चा क्या है, उसको कोई मतलब ही नहीं था दुनिया से, ना उसको नेचर से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में मग्न है, वो रूल्स फॉलो ही नहीं करता, सेट ऑफ रूल्स से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको जो अच्छा लग रहा है बस एक्टिविटी किया जा रहा है। तो ये क्या करता है, बस जस्ट डूइंग हीज वर्क, और हर वर्क वो एक्टिविटी करते जाता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि कौन बड़ा है, कौन चाचा है, कौन फूफा है, कौन मामा है, भूख लगी है खाना चाहिए, ठीक है, खेलना है खिलौने चाहिए। ये किसका है, एक बच्चे का बेसिकली क्या हो जाता है, ठीक है। तो जो उसका नेचुरल बिहेवियर है, क्या करता है, जो उसका नेचुरल बिहेवियर दोस्तों, वो अपना नेचुरल बिहेवियर करता है, नेचुरल बिहेव दिखाता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नेचुरल बिहेव, ठीक है, ये क्या करता है, नेचुरल बिहेव करता है। पेरेंट्स में क्या होता है, जनरली पेरेंट्स वगैरह दोस्तों क्या होता है, इगोइस्टिक हो जाते हैं, या मतलब पेरेंट्स ईगो की बात करें तो लोग केयरिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सहयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट ईगो की बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, तर्क देते हैं, अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है, स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं चीज़ों में। ये देखना आप अगर इस एज में होंगे तो एडल्ट मतलब बेसिकली आप ये समझ लो 16 से लेकर 25 की एज में होंगे या 30 की एज तक जाओगे तो आप ये सब चीज़ों किसी बात में तर्क लगाओगे, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे, बस स्मार्ट इन द सेंस चीज़ों को ठीक तरीके से करने की कोशिश करोगे। बच्चे का क्या है, नेचुरल बिहेवियर, भूख लगी है खाना खाएगा, दूध पिएगा, सोना है सोएगा, खेलना है खेलेगा, कोई मतलब नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, सोचता भी नहीं है, ये सोच लेता है, ये सोच लेता है। पेरेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि भावनाएं उनकी अलग हो जाना, जैसे ही पेरेंट्स कोई बनता है ना उसके भावनाएं धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं, तो ये बेसिकली हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके के बेसिकली इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं, किसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती हैं। या पेरेंट्स हो तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। अब प्रशासन में इसकी कैसे बात करते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रियल घटना का एग्जाम्पल देता हूँ। 2 धर्म के लोग थे, ठीक है, एक जैन थे और एक मुस्लिम थे, ठीक है, जैन थे मुस्लिम थे, दोनों पड़ोसी थे, ठीक है, दोनों क्या थे, पड़ोसी थे। बस पानी गिराने को लेके, मतलब पानी मुस्लिम ने गिरा दी, मतलब पानी क्या क्या फेंक दिया और वो पानी चला गया दरवाजे के पास, किसके, जैन वाले के। ये दोनों आपस में क्या हुए, लड़ने लगे, दोनों आपस में लड़ने लगे। कहाँ मामला जाएगा, थाने में पहुंचा, एसपी ऑफिस, ठीक है। थाने में कौन थे, आप, ठीक है। अब ये कौन है, हिंदू, कौन है भाई साहब, एसपी। अब देखो जैन का झगड़ा मुस्लिम से, सुलझाएगा कौन, हिंदू। अब इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एक जैन का झगड़ा एक मुस्लिम परिवार से हुआ, ये जैन परिवार थे मुस्लिम परिवार था, आपस में झगड़ा कर लिए, किसको लेके, बस पानी फेंकने को लेके, ठीक है। ये चले गए थाने पे, या जो भी यहाँ पे एसपी ऑफिस तो वहाँ चले गए। एसपी कौन है, आप है, ठीक है, एसपी कौन है, एसपी आप है, राइट। आप क्या है, हिंदू है, ठीक है। जो मुस्लिम होगा वो अपने आप को समझ ले कि आप यहाँ हिंदू हो, या कोई भी वाइस वर्सा, यहाँ हिंदू रख लीजिए, यहाँ मुस्लिम रख लीजिए, तो जो अपने अकॉर्डिंग है अपने अकॉर्डिंग रख लेगा, ठीक है। जो हिंदू है हिंदू रखेगा, जो मुस्लिम है यहाँ पे हिंदू कर दो, यहाँ मुस्लिम कर लो, राइट। समझाने का तरीका मैं समझा रहा हूँ क्या है।
कौन वो, इसका एसेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं ना। अब सोचिए, जैन मुस्लिम का झगड़ा हुआ, बोला मेरे धर्म में पानी ऐसे फेंका जाता है, जो वजुआ कुछ वर्ड यूज़ करते हैं लोग, जैसे नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धुलना, वो ये सब काम करते हैं, राइट। तो वो कर रहे थे, मान लेते दरवाजे अपने बैठ के पानी इनके यहाँ तक चला गया, बोला हमारे यहाँ पानी ऐसा नहीं फेंका गया, हमारे यहाँ हमारे धर्म में ऐसी चीज़ें गलत मानी जाती हैं, कुछ ऐसा समझ लो कहानी हुआ, राइट। अब यहाँ पे थाने में जब मैटर गया, अब इसने क्या किया है, किसकी तैयारी, UPSC की तैयारी किया है। तो इसने क्या पढ़ा होगा, जैन धर्म पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। इसने मुस्लिम धर्म के बारे में पढ़ा होगा कि नहीं, इस्लाम का उदय कब हुआ, जैन धर्म का उदय कब हुआ, कितने प्रवर्तक थे, ये सब थे, राइट, सब पढ़ा होगा कि नहीं, है ना। अब जब यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, और गलती से अगर इसने फिलॉसफी पढ़ रखा होगा तब तो ऐसी की तैसी कर देगा ठीक है, क्योंकि जैनिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आप, राइट। तो अब ये पहुंचे थाने, ये अपनी दलीलें दे रहे हैं कि हमारे धर्म में ऐसे लिखा है, ये कह रहे हैं हमारे धर्म में ऐसी चीज़ें नहीं होती, हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। ये एसपी साहब ने इन दोनों को बैठा दिया, बोलो बैठिए, अरे बैठिए आप लोग बैठिए, जैन साहब बैठिए, आप भी, मुस्लिम जी आप भी बैठिए, मौलवी साहब आप भी बैठिए, बोला आराम से बैठाया उनको। अब इसने 2 पंक्तियाँ बोली जैन धर्म में जो लिखी गई है, ठीक है, ऋषभदेव जी ने कुछ कहा, महावीर ने कुछ कहा, महावीर की 2 लाइनें बोल दी। अब ये जैन साहब शौक, अरे ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू है, महावीर स्वामी की बातें बता रहा है। बताएं कि महावीर स्वामी ने कहा था झगड़ा मत करो, अहिंसा परमो धर्म। जैन लोग कब से हिंसा करने लगे, जैन लोग कब से झगड़ा करने लगे, आपके धर्म में यही बताया गया है ना कि आपको हिंसा नहीं करना। इवन आप लोग तो कहते हो कि हमें सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि सब्जियों में भी जान होता है। सोचिए, आप सब्जियों में जान ढूंढते हैं और आप कह रहे हैं कि झगड़ा कर रहे हैं, इनसे मारपीट करने की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप लोग पौधों में जीवन देखते हैं, ऐसे धर्म से, इतने महान धर्म से आप बिलोंग करते हैं, और आप मारने की बात कर रहे हैं। जैन साहब कह रहे हैं यार गलत हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया ये तो। ठीक, इन्हें पे आए, इन्होंने बोल दिया पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, मदीना से मक्का आए, तो कुछ चीज़ें कही थी उन्होंने, उसकी 2 लाइनें इन्होंने क्या की, बोल दी। अभी मौलवी साहब भी सोच रहे अरे यार ये तो गलत हो गया। बोले आप हमेशा नमाज उसी ऐसे पश्चिम दिशा में क्यों करते हैं, कुछ तो कारण होगा ना, क्यों, क्योंकि मक्का उधर है, राइट, इसलिए करते हैं। तो सोचो अल्लाह क्या सोच रहा होगा आपके बारे में। आप कुरान भी पढ़ रहे हैं, राइट, सारी चीज़ें भी कर रहे हैं, ठीक है, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। क्या पैगंबर मोहम्मद साहब चाहेंगे कि आप हिंसा करें? उनकी लाइनें पढ़ी हैं, कुरान की लाइनें पढ़ी हैं, कुरान की 2-4 लाइनें उसका दोस्त था एक बता रखा था अच्छी, वो इनको चिपका दिया। तो एक अच्छा प्रशासक हुआ है ये ना। दोनों जाते जाते रोने लगे, आपस में गले मिल गए, इनसे भी गले मिल के गए, हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे, हम दोनों पड़ोसी हैं। ये होता है इमोशंस की पावर। इमोशंस अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हथियार है, बट उसको हम मैनेज करना अगर जाने ना तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लोगों को जोड़ने में, सेल्फ अवेयरनेस में, इन सारी चीज़ों में हम अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, इमोशंस में और क्या, अच्छा इमोशंस कौन कौन सी इमोशंस को इमोशंस कहते हैं, बेसिकली हमें ये भी नहीं पता होता कई बार ना। तो जैसे गुस्सा आया, वो भी क्या है, इमोशन है आपका। डर लग रहा है, वो भी क्या है, आपका इमोशंस है। दुखी हो, वो भी इमोशन है, राइट। अब हंस रहे हो, हैप्पीनेस, वो भी क्या है, आपका एक इमोशन ही है। सरप्राइज हो रहे हो, आश्चर्यचकित हो गए किसी से, वो भी क्या है, इमोशंस है। तो ये मल्टीपल ऑफ इमोशंस होते हैं, राइट। किसी चीज़ का सेम करना, लज्जा करना, वो भी इमोशंस है आपका, राइट। उसके अलावा कई बार हम ईगो कहते हैं, अहम की भावना आ जाती है, मैं हूँ, ये हूँ, ऐसे हूँ, वो सब क्या है, आपके इमोशंस के ही पार्ट है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको ये होना चाहिए कि आपके इमोशंस के बारे में आपको एटलीस्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल पे हूँ, या मेरे इमोशंस के लेवल क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आपका इमोशंस का लेवल क्या है, इमोशंस आपके कैसे हैं, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आपको जब पता रहेगा ना तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है,
किताबों में आपको मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे तो अभय कुमार की किताब पढ़ेंगे उसमें मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, हर सारी किताब मिल जाएगा। तो एक तो ये है कि भावनात्मक जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको मतलब ये जो आपकी क्षमता है इमोशनल इंटेलिजेंस वाली, राइट, भावनात्मक बोध की सक्षम बनाने की, राइट, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मैंने क्या बोला है अभी, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आपको पता हो कि आप कब गुस्सा होते हैं, आपको ये पता हो कि आप कब दुखी होते हैं और आप उसमें कैसा रिएक्ट करते हो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आना चालू होगी तो एक अच्छे प्रशासक बनेंगे आप। दूसरा, सेल्फ मैनेजमेंट। पहले बात तो दूसरों को मैनेज करने से पहले ना खुद को मैनेज करना सीखिए। खुद को मैनेज करने का मतलब क्या है, अगर आपने बनाया टाइम कि इस समय उठना, इस समय सोना, इस समय ये करना, इस समय ये करना, इस समय से ये, तो सारे फॉलो होना चाहिए। खुद को मैनेज करिए। जब आप खुद को मैनेज करेंगे तब आप लोगों को मैनेज कर पाएंगे। जब लोगों को मैनेज कर पाएंगे तो एक अच्छे प्रशासक बन पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, एक सेल्फ मैनेजमेंट आपके अंदर होना चाहिए। प्लस सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है, सोशल अवेयरनेस का बेसिकली मतलब दोस्तों ये हो जाता है ना, सोशल मीडिया वाला सोशल अवेयरनेस नहीं हो गया। आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, आपके जिले में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपके देश में क्या चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें क्या चल रही हैं, वो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप जिसके आसपास रहते हो कैसा समाज है, कैसी मनोवृत्ति के लोग हैं, कैसा लोग सोचते हैं, ये सारी जब पता होंगी चीज़ें आपको ना, तो एक आप अच्छे प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा कि किस घटना में, किस चीज़ों में कैसे रिएक्ट करना है। आपको पता है कि इस एरिया में 99% मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, मुस्लिम हिंदू झगड़ा होगा तो हमें कैसे कंट्रोल करना है वो समझेंगे आप, राइट, क्योंकि मुस्लिम की मेजॉरिटी जाते हो तो हमें हिंदू को बचाना होगा वहाँ पे। लेकिन मान लो वाइस वर्सा होता, 99% हिंदू होते हैं, 1% मुस्लिम परिवार होता, तो हमें क्या करना पड़ता, मुस्लिम परिवारों को प्रोटेक्शन देना पड़ता अगर मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता तो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक सोच के देखिए, 99% मुस्लिम 1% हिंदू है, तो हम 99% मुस्लिमों को संरक्षण नहीं देने जाएंगे, हम उस 1% हिंदुओं को संरक्षण देंगे, संरक्षण इन द सेंस उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर थ्रेड होने के खतरे ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि मुस्लिम्स ज़्यादा हैं। बट वाइस वर्सा लीजिए, 99% हिंदू है, 1% मुस्लिम्स है, तो हम ऐसा थोड़ी कि हिंदू को प्रोटेक्ट करेंगे 99, नहीं, वहाँ पर मुस्लिम्स को बताने की कोशिश करेंगे आप। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली आपके मैनेजमेंट की। तो प्लीज़ इसे जाति से कोरिलेट ना करिएगा आप प्लीज़, ठीक है। जैसे एक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि कैसे आपको करना है। प्लस एक तो एंगर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप प्रशासक अच्छा बनना चाहते तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल होना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमें बहुत गुस्सा आता है, कोई चीज़ अपने मन का नहीं, मतलब जो हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं करते तो बहुत ज़्यादा आता है। कई बार तक कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, अपने बॉस से झगड़ा हो गया, नेताजी से झगड़ा हो गया, अपने नीचे सबॉर्डिनेट से झगड़ा हो गया, ठीक है, अपने कलीग से झगड़ा हो गया, राइट, अपने ग्रुप के लोगों से झगड़ा हो गया, बदतमीजी कर दिया किसी ने, तो वहाँ पे आपको मैनेज करना आना चाहिए क्योंकि आप एक अच्छे प्रशासक हैं और आप सबसे एक बड़े पिलर के भाग हैं। तो आपको चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी है, वहाँ पे कैसे कंट्रोल रखना है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है इस चीज़ का। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली क्या है कि आपको अपने बॉस से कैसे बात करनी है, आपको अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बात करनी है, आपको अपने ऊपर के लोगों से कैसे बात करनी है, आपको अपने नीचे के लोगों से कैसे बात करनी है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, समझ के रखना है। समझ के इन द सेंस एक पॉजिटिव वे में बात करनी है। मतलब अगर आपके नीचे का बंदा है जो आपके अंडर में काम कर रहा है, राइट, आप उससे बदतमीजी से बात नहीं करिए या उसको इज्जत सम्मान उतना ही दीजिए जितना आप अपने बॉस को देते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा लॉयल रहेगा। आप कुछ भी बोलेंगे तो दौड़े दौड़े वो काम करेगा आपका। सेम आपके कलीग जो हैं, आपके साथ वाले काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपके बराबर में काम कर रहे हैं, सबको एक तरह से सेम इज्जत दीजिए। तो ये क्या है, आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। अगर कभी मनमुटाव हो जाए तो कोशिश करिए कि क्या खुद पहल करने की, चीज़ें खुद ठीक करने की। भले ही आप IAS हैं बट ट्राई टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके साथ मैनेज इमोशंस। मैनेज इमोशंस मतलब इसका बड़ा अच्छा, मैनेज इमोशंस का मतलब क्या है, अब इन्हीं के साथ आप क्या करेंगे, अपना इमोशन भी मैनेज करेंगे। कैसे? कई बार क्या होता है कि डिपार्टमेंट में किसी को दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो उसके साथ आप घुलिए मिलिए, हाँ तुम्हारी परेशानी से मैं परेशान हूँ, ठीक है, मुझे इस बात का खेद है। दूसरा, आप अपने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि अपने ग्रुप को जब चाहे तब मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन का टाइम आ रहा है, आपको पता है कि काम का लोड जो होता है 20-20 घंटे होने वाला है, 15-15 घंटे होने वाला, तो अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करिए कि इस बार हम लोग अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन वगैरह के लिए हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो शायद प्रमोशन के बहाने वो लोग अच्छा काम करना चालू कर दिए, ज़्यादा काम करना चालू कर दें, राइट। तो ये सब चीज़ें अपने अंदर लाइए, जिसमें क्या कहते हैं हम लोग मैनेजिंग इमोशंस, राइट। उसके अलावा एक होता है ग्रुप मोटिवेशन या ग्रुप मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको कई बार हम लोग।
ग्रुप को मोटिवेट करने का मतलब क्या है कि आपकी बातें प्रभावशाली हो, तो इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए आपको खुद के कैसे सलीके जो उसको बोलते बात करने का, वो खुद से डेवलप करना पड़ेगा, रेदर देन कि लोगों से बोल के, राइट। आप ग्रुप को मोटिवेट करता है, ऐसा थोड़ी कि एक लोग को जाके आप कहेंगे मोटिवेट, राइट, वैसा नहीं होगा। आप पूरे ग्रुप में एक साथ भाषण देंगे और ऐसा भाषण दें, ऐसा स्पीच दें, ऐसा मोटिवेट करें कि उनका काम करने का जज्बा क्या हो, जस्ट डबल हो जाए, राइट। तो ये बेसिकली बोलते हैं हम लोग क्या, ग्रुप मोटिवेशन के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो वन ऑफ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। सो योर कम्युनिकेशन स्किल मस्ट बी इन अ गुड वे, लाइक पोलाइट ज़्यादा होना चाहिए। अगर किसी को डांटो भी तो इतने प्यार से डांटो कि उसको फील ही ना हो कि यार सर ने मुझे डांट दिया। सोचेगा यार सर इतने प्यार से डालते हैं यार, मेरे को काम करना चाहिए, मैं काम करता हूँ, छोड़ते हैं सब, राइट। तो उसको ऐसा फीलिंग देना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए, बेसिकली ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली थे, कम्युनिकेशंस वगैरह रखना चाहिए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, अगर इसको आप कायदे से मैनेज करना जान गए ना तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है आपके लिए, राइट। इवन आप IAS बनो चाहे ना बनो, बट अपनी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो केस स्टडी दें आज एक, क्या दें, चलो सोचने दो, मैं देता हूँ आपको एक केस स्टडी ना। केस स्टडीज में, केस स्टडी में क्या दें, चलो मान लेते हैं कि किताब में भी होगा, कोई नहीं, थोड़ा डिफरेंट देते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट देता हूँ मैं आपको। रुको मेरे दिमाग में तो बहुत सारी केस स्टडी है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा ना कुछ उसी हिसाब से हो। केस स्टडी, ठीक है, तो शायद इसमें आपको मिलेगा। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा ना। ठीक है, एक प्रशासनिक संगठन जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है, उसमें X नामक अधिकारी पदस्थापित है। X अपने कार्यों को सक्रियतापूर्वक करने के साथ साथ नागरिकों की शिकायतों को भी गंभीरता से लेते हैं। इतना ही नहीं, अन्य विभागों से संबंधित यथा पंचायती राज विभाग से संबंधित कार्यों को करने में उनके द्वारा गंभीर भूमिका अदा की जाती है, परंतु X के द्वारा अपनी भूमिका संपादन करते समय नागरिकों के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिज्ञों की आलोचना की जाती है और साथ ही अन्य संगठन के कार्यों को भी अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है, यद्यपि यह सभी जनहित के नियम से ही किया जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है इसके लिए इसमें। ठीक है, एक्चुअली बहुत बढ़िया केस स्टडी नहीं है ये, तो छोड़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कई बार क्या होता है ना कि आपका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, या आप कलीग कह लो, सबसे अच्छा वर्ड होता है। आपका एक कलीग है, ठीक है, काम कर रहा है वो, ठीक है। अब हुआ क्या कि उसको छुट्टी चाहिए था, ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, आपने उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी, उसको बहुत अर्जेंटली जाना था। अब वो जाके अपने जितने भी सहभागी हैं उनके पास जाके आपकी बुराई कर रहा है, मतलब बहुत बुरा भला पड़ा रहे, हमारा बॉस ऐसा है, वो है। उसमें से एक कलीग आके आपसे कहता है कि सर वो आपकी बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, आपके बारे में गाली गलौज कर रहा है लोगों से, और बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है आपके बारे में, ठीक है, बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा है आपके बारे में। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है कि आप इग्नोर कर देंगे तो वो पूरे हल्ला मचा देगा वहाँ पे, पूरी जितनी स्टाफ है सबके अंदर। हो सकता है आपके नेगेटिव भी हो जाए, क्योंकि फिर आपकी बातें हो सकता है बहुत लोग ना सुने, ठीक है। तो इस कंडीशंस में आपको क्या करना चाहिए? क्या आप उसको छुट्टी दे देनी चाहिए, या उससे बुला के फिर से बात करनी चाहिए, या फिर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? तो आप खुद सोचिए, ठीक है। कमेंट करना कमेंट कर दीजिएगा,
मैसेज करना है मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप करना है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, किस परिस्थिति में आप क्या करते हैं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा स्टडी है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो तब तक के लिए ख्याल रखो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग थिंकर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।